नए कृषि कानून का किसान क्यों कर रहे हैं विरोध? के लिए यह कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं के सुधार का जिक्र तक नहीं है। हर बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता है, कुछ विनाश का कारण भी बन सकते हैं। देश ने ऐतिहासिक सुधार के नाम पर नोटबंदी को झेला और भयावह परिणाम देखने को मिले। इस एक कदम से लाखों नौकरियां और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। जीएसटी को भारत की आर्थिक आज़ादी के रूप में दिखाया गया। 2% जीडीपी बढ़ाने का दावा किया गया। जीएसटी आधी रात में आ तो गया, लेकिन कभी जीडीपी को ऊपर नहीं बढ़ा पाया, अलग से अर्थव्यवस्था को नीचे लेकर चला गया। कोविड-19 से लड़ने के नाम पर पूरे देश में महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन किया गया। 21 दिन की अभूतपूर्व लड़ाई बताई गई। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हजारों प्रवासी मजदूरों की जिंदगियां देश की सड़कों पर खत्म हो गई। लाखों नौकरियां चली गई, अर्थव्यवस्था निगेटिव हो गई। अब इतिहास बनाने के नाम पर किसानों को चुना गया है। सदन में तमाम हो हल्ले के बीच किसानों की नई आर्थिक आज़ादी की कहानी लिखी जा चुकी है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा लाए गए सुधारों को नई आज़ादी के रूप में प्रचारित किया है, लेकिन सच कितना है, इसे लेकर कई सवाल हैं। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों के उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इन कानूनों के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, किसी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है, जिसके जरिए बड़े कारपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। यही खुली छूट आने वाले वक्त में एपीएमसी मंडियों की प्रासंगिकता को समाप्त कर देगी। एपीएमसी मंडी के बाहर नए बाजार पर मापबंदियां नहीं है और ना ही कोई निगरानी। सरकार को अब बाजार में कारोबारियों के लेन देन की कीमत और खरीद की मात्रा की जानकारी नहीं होगी। इससे खुद सरकार का नुकसान है कि वह बाजार में दखल करने के लिए कभी भी जरूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। इस कानून से एक बाजार की परिकल्पना भी झूठी बताई जा रही है। यह कानून तो 2 बाजारों की परिकल्पना को जन्म देगा, एक एपीएमसी बाजार और दूसरा खुला बाजार। दोनों के अपने नियम होंगे। खुला बाजार टैक्स के दायरे से बाहर होगा। सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए यह कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं के सुधार का जिक्र तक नहीं है। यह तर्क और तथ्य बिल्कुल सही है। मंडी में 5 आड़ती मिलकर किसान की फसल तय करते थे। किसानों को परेशानी होती थी, लेकिन कानूनों में कहीं भी इस व्यवस्था को तो ठीक करने की बात ही नहीं की गई है। मंडी व्यवस्था में कमियां थी, बिल्कुल ठीक तर्क है। किसान भी कह रहे हैं कि कमियां हैं तो ठीक कीजिए। मंडियों में किसान इंतजार इसलिए भी करता है क्योंकि पर्याप्त संख्या में मंडियां नहीं हैं। आप नई मंडियां बनाएं। नियम के अनुसार हर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी। अभी वर्तमान में देश में कुल 7,000 मंडियां हैं, लेकिन ज़रूरत 42,000 मंडियों की है। आप इनका निर्माण करें। कम से कम हर किसान की पहुंच तक एक मंडी तो बना दें। संसद में भी तो लाखों कमियां हैं।
क्या सुधार के नाम पर वहां भी एक समांतर निजी संसद बनाई जा सकती है? फिर किसानों के साथ क्यों? क्या जिम्मेदारी से बचना चाहती है सरकार? आज सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। हाल ही में देश के बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनियों का अधिग्रहण किया है। सबको पता है कि पूंजी से भरे ये लोग एक समांतर मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगेंगी। ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल समाप्त हो गई। इसके साथ ही एमएसपी की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कारण है कि मंडियां भी एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं। फिर किसान औने पौने दाम पर फसल बेचेगी। सरकार बंधन से मुक्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार की सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई है। वर्ष 2020 में बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन का 1% ही सरकारी खरीद हो पाई। बिहार में यही एपीएमसी कानून तो 2006 में ही खत्म किया गया था। सबसे कम कृषि आयों वाले राज्य में आज बिहार अग्रणी है। लेकिन आज यही कानून पूरे देश के लिए क्रांतिकारी बताया जा रहा है। कोई एक सफल उदाहरण नहीं है जहां खुले बाजारों ने किसानों को अमीर बनाया हो। सरकार कह रही है कि निजी क्षेत्र के आने से किसानों को लंबे समय में फायदा होगा। यह दीर्घकालिक नीति है, लेकिन बिहार में सरकारी मंडी व्यवस्था तो 2006 में ही खत्म हो गई थी। 14 वर्ष बीत गए, यह लंबा समय ही है। अब जवाब है कि वहां के कितने निवेश आया। वहां के किसानों को आज सबसे कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है। अगर वहां इसके बाद किसी क्रांति आ गई थी तो मजदूरों के पलायन का सबसे दर्दनाक चेहरा यही क्यों दिखा? क्यों नहीं बिहार कृषि आय में अग्रणी राज्य बना? क्यों नहीं वहां किसानों के आत्महत्याएं रुकी? कई सवाल हैं। दूसरा कानून है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना है कि वह किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। या तो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत जैसी है। चलिए हम मान लेते हैं कि देश के कुछ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हैं, लेकिन कानून में किसानों को दोयम दर्जे का बना कर रख दिया गया है। सबसे अधिक कमजोर तो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और ठेकेदार के बीच में विवाद निस्तारण के संदर्भ में है। विवाद की स्थिति में जो निस्तारण समिति बनेगी उसमें दोनों पक्षों के लोगों को रखा तो जाएगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पूंजी से भरा हुआ इंसान उस समिति में महंगे से महंगा वकील बैठा सकता है और फिर किसान उसे जवाब नहीं दे पाएगा। इस देश के अधिकतर किसान तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे। कानून के अनुसार पहले विवाद कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ 30 दिन के अंदर किसान निपटाए और अगर नहीं हुआ तो देश की ब्यूरोक्रेसी में न्याय के लिए जाए, नहीं तो फिर 30 दिन के लिए एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश हों। हर जगह एसडीएम अधिकारी मौजूद रहेंगे। धारा 19 में किसान को सिविल कोर्ट के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। किसान चाहेगा कि वह महीनों लगकर सही दाम हासिल करे, वहीं तहसील जाने से ही घबराते हैं। उन्हें तो अगली फसल की ही चिंता होगी।